हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, तब समझ में आएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन ऐसे मोशन को बोलते हैं जिसमें पार्टिकल अपने ही पाथ को बार बार सेम टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता है। अब वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और सर्कल में भी घूम सकता है या किसी टेढ़ा मेढ़ा पाथ में भी मूव कर सकता है, जैसे इलिप्टिकल पाथ में। तो अर्थ का रिवॉल्यूशन सन के अराउंड पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो हमेशा अपने कंप्लीट पाथ को, वन इलिप्टिकल पाथ को 365 दिन और 6 घंटे में पूरा कर लेता है। अगर पहला साल 365 दिन 6 घंटे में पूरा करता और दूसरा 365 दिन और 4 ही घंटे में पूरा कर लेता तो उसको पीरियोडिक मोशन नहीं बोलते। पीरियोडिक मोशन मतलब सेम टाइम इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट करना। क्लियर बात है। अब वो सीधा लाइन पे भी चल सकता है, जैसे अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे ओसिलेट करूं आगे पीछे, ऐसे टू एंड फ्रो बोलते हैं इसको, स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी पीरियोडिक है। अगर मैं सेम इंटरवल में वन कंप्लीट कर रहा हूं तो ओसिलेशन, जैसे यहाँ से चालू किया मैं तो इधर जाके इधर आके वापस यहाँ आना, एक ओसिलेशन, दो ओसिलेशन, तो उतने ही टाइम में ओसिलेशन अगर कंप्लीट हो रहा है तो इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। परंतु अगर ये पाथ तो रिपीट कर रहा है लेकिन समय अलग लग रहा है, पहली बार 2 सेकेंड में किया, दूसरी बार धीरे धीरे जा रहा है, 4 सेकेंड लगा दिया, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं है। टू एंड फ्रो तो हुआ, मेन पोजीशन के अबाउट रिपीट किया, टू एंड फ्रो भी हुआ, लेकिन टाइम अलग अलग लग गया, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ। तो पीरियोडिक मोशन के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि अपने पाथ को रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, अलग अलग टाइम नहीं होना मांगता है, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना चाहिए। समझ में आ गया। अब पीरियोडिक के बाद आता है ओसिलेटरी मोशन का। तो इस ओसिलेटरी मोशन का क्या पहचान है, यहाँ पे देखिए ओसिलेटरी मोशन स्टार्ट हो गया। ओसिलेटरी में पहला क्राइटेरिया है कि टू एंड फ्रो होना चाहिए। टू एंड फ्रो कहाँ से लिया गया है, जैसे चिट्ठी किसी को आप लिखते होंगे तो आप फ्रॉम मतलब कौन लिखने वाला है, उसके नाम के ऊपर फ्रॉम लिखा रहता है, और कहाँ जाना है तो वहाँ टू लिखा रहता है उसके नाम के ऊपर। तो टू और फ्रॉम को ही बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, फ्रॉम पूरा नहीं लिखकर FRO सिर्फ लिख दिया जाता है। तो अभी ये पूरा सर्कल में कोई पार्टिकल घूमेगा ना, अगर यहाँ से ऐसे ऐसे करके पूरा सर्कल में ऐसे घूम रहा है जैसे, तो ये ओसिलेशन नहीं हुआ। ओसिलेशन का मतलब टू एंड फ्रो होना चाहिए। तो अगर सर्कल में ही घूम रहा है लेकिन ऐसे करके वापस ऐसे आ गया, फिर ऐसे करके वापस ऐसे आ गया, तो ये ओसिलेशन कहलाएगा, टू एंड फ्रो कहलाएगा। ये पूरा ऐसे घूम जाएगा तो टू एंड फ्रो नहीं कहलाएगा। तो ये ओसिलेशन नहीं है और ये ओसिलेशन है, राइट। तो ओसिलेशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि 2 एंड पॉइंट हो, एक राइट एंड और एक लेफ्ट एंड, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही एंड पॉइंट से काम चल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही एंड पॉइंट है और इसी के एक बार इधर से जा रहा है, एक बार इधर से जा रहा है, एक बार इधर से, एक बार इधर से, तो ये भी ओसिलेशन हो गया। तो नीड नॉट टू बी पीरियोडिक। और क्या पहचान है भैया इसका, नीड नॉट टू बी पीरियोडिक। इसको पीरियोडिक होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये तो है ही। एक सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया ये मार्कर, इधर जाके इधर आ गया, एक ओसिलेशन कंप्लीट हुआ, फिर इधर जाके इधर 2 ओसिलेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन पहला ओसिलेशन अलग समय ले सकता है और दूसरा अलग ले सकता है, अलाउड है। तो यानी कि जब अलग अलग समय लिया तो वो पीरियोडिक तो नहीं रहा, टाइम पीरियड तो अलग अलग हो गया, राइट। लेकिन ओसिलेटरी हुआ क्योंकि मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो किया। ये मेन पोजीशन इसको लें तो इसके आगे और पीछे ही मूव किया, तो ये ओसिलेटरी हुआ। यानी ओसिलेटरी मोशन जरूरी नहीं कि पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है ओसिलेटरी मोशन। तो ये की पॉइंट एकदम नोट कर लें, नीड नॉट टू बी पीरियोडिक। ओसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होना जरूरी नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे जो स्विंग होता है पार्क में झूला पे आप गए होंगे, तो एक बार किसी को झूला पे धक्का देकर छोड़ दीजिए तो वो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, स्लो। तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होने लगता है, उसका मतलब पहला ओसिलेशन जितने समय में किया, दूसरा ओसिलेशन का समय
अलग हो जाता है, लेकिन उसको भी तो ओसिलेशन ही बोलते हैं। कितना अलग होता है उसका फॉर्मूला भी है। ओमेगा डैश मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी क्या हो जाती है, अगर डैम्पिंग हो रहा है तो इसको डैम्पिंग बोलते हैं, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम हो जाने को। और इसमें डैम्पिंग फैक्टर ये बी है, मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होता तो F इक्वल टू माइनस KX लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, और अगर डैम्पिंग हो रहा है तो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। फास्ट अगर चलता है तो ज़्यादा डैम्पिंग होता है उसमें, और ये कांस्टेंट है, तो माइनस बी इंटू वी डैम्पिंग कांस्टेंट। तो B इंटू वी में ये B एक कांस्टेंट है, तो ओमेगा डैश क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर, और खुद ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है रूट के बाई एम, इस ओमेगा का वैल्यू। SHM कांस्टेंट है ये, और M मास है। तो नया ओमेगा क्या हो जाता है, जो मास एक स्विंग कर रहा है, या SHM जो कर रहा है जो मास, या ओसिलेशन जो मास कर रहा है ओसिलेशन, वो मास, और K SHM कांस्टेंट है। तो पुराना ओमेगा स्क्वायर में से ये B/2m का स्क्वायर इतना माइनस हो जाता है, यानी कि नया एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगा और टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, तो पीरियोडिक तो नहीं रहा। तो ओसिलेशन, डैम्पिंग में ओसिलेशन तो होता है, ओसिलेटरी मोशन होता है डैम्पिंग, लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं होता है। तो समझ गए कि नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, ऑल ओसिलेटरी आर नॉट पीरियोडिक। एक ही बात है ये और ये, ओसिलेटरी है तो जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक है। फिर टू एंड फ्रो कंपलसरी है भैया, टू एंड फ्रो तो होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता है इसको। एट एक्सट्रीम वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ से जब चालू किया और इधर गया तो जीरो वेलोसिटी हुआ, तभी तो लौट कर आया, अदरवाइज वेलोसिटी होता तो आगे ही चल जाता। तो लौट कर आना है, इसलिए एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होना जरूरी है। एक्सट्रीम पॉइंट बदल सकता है मतलब वही झूला वाला कहानी सोचिए कि पहली बार जब गया था तो यहाँ से लौट के आया, दूसरी बार यहीं से लौट के आ गया, तीसरी बार यहीं से आ गया, तो एक्सट्रीम पॉइंट चेंज हो गया। पहले एक्सट्रीम पॉइंट ये था, बाद में एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया। तो एक्सट्रीम पॉइंट चेंज हो सकता है, एक्सट्रीम पॉइंट बदल सकता है। तो सर हम ओसिलेशन अब समझ गए कि इसको ओसिलेशन बोलेंगे। पीरियोडिक मतलब खाली भैया रिपीट होना चाहिए, अपने पाथ को, उसी रास्ते को उतने ही टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करना चाहिए, तो पीरियोडिक बोल देंगे, और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ओसिलेटरी का क्राइटेरिया है कि टू एंड फ्रो होना चाहिए, पूरा ऐसे सर्कल में घूम नहीं जाना चाहिए, वो लौट के वापस आना चाहिए उसी पाथ पे, टू एंड फ्रो होना चाहिए। एंड पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए एंड पॉइंट पे, और ज़रूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, अलग अलग टाइम पे भी वो अपना टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। और एक्सट्रीम पॉइंट पे चूँकि लौट के आना है, इसलिए वेलोसिटी तो ज़ीरो होना ही है। तो ओसिलेशन भी समझ गए हम, और पीरियोडिक भी समझ गए। ऑल पीरियोडिक आर ओसिलेटरी, फॉल्स। ऑल ओसिलेटरी आर पीरियोडिक, ये भी फॉल्स। ओनली दोज ओसिलेटरी आर पीरियोडिक हुज टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। ओके, अब SHM का क्या कहानी है, तो SHM का कहानी है कि पीरियोडिक 100% होना मांगता है। पीरियोडिक हो मतलब उसी टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट करे, टाइम बदलना नहीं चाहिए कि पहला चक्कर अलग समय में, दूसरा चक्कर अलग समय में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पीरियोडिक भी होना चाहिए और ओसिलेटरी भी होना चाहिए, कंडीशन ओसिलेटरी का भी फुलफिल करे, दोनों तो हो ही। और तीसरा एक और इसमें है कि रीस्टोरिंग फोर्स जो लगे वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, लेकिन माइनस लगा के, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो और माइनस लगा के, मतलब आपने दाहिनी तरफ डिस्प्लेसमेंट किया तो फोर्स बाईं तरफ लगे, जैसे स्प्रिंग में होता है। एक स्प्रिंग को आप सोचिए कि ये नेचुरल लेंथ में एक स्प्रिंग है, ये मैं एक स्प्रिंग बना दिया नेचुरल लेंथ में, ऐसा है ऐसा। तो जब इसको आप दाहिने तरफ डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो ये स्प्रिंग उसको बाएं तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। आपने इधर को डिस्प्लेस किया है और स्प्रिंग इधर फोर्स लगाता है, तो जिधर आप डिस्प्लेस करें उसके उल्टे डायरेक्शन में मीन पोजीशन से, यहाँ पे नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से अभी किधर ये डिस्प्लेस होकर है, दाहिने डिस्प्लेस होकर है, तो इसमें देखिए फोर्स इधर लग रहा है। जब ये रिटर्न भी आ रहा होगा, यहाँ भी होगा, अभी पूरा मीन पे नहीं आया है, पूरा मीन तक नहीं आया है, अभी यहाँ है, फिर भी मीन से देखेंगे कि ये दाहिने ही है, तो लगने वाला फोर्स बाएं यानी लेफ्ट ही लग रहा है। फिर जब ये मीन पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो x जीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी लगने वाला जीरो हो जाना चाहिए, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगा। और जब इधर की तरफ आएगा, कंप्रेशन इसमें होगा, तो देखिए मीन से डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हुआ, तो ये स्प्रिंग वाला फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स आगे यानी राइट लगने लगे, तो लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल और माइनस लगा के,
माइनस ला के, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। तो 3 क्राइटेरिया हो गया, पीरियोडिक भी हो, ऑसिलेटरी भी हो और एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम जाकर बोल देंगे कि ये पक्का सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है भाई, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ गए, तो उसके बाद मैथमेटिकल न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है इस चैप्टर से ये देख लेते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पेरियोडिक क्या है, ऑसिलेटरी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया है, राइट। अब देखते हैं हम लोग कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या कहानी है भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 इक्वेशन अगर दिया हुआ है, एक तो आप चेक कर लीजिएगा कि पेरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, अपने पाथ को रिपीट करना चाहिए तो पेरियोडिक हो गया। अब 2 का कैसे चेक करेंगे, आएगा क्वेश्चन तो कि ये है कि नहीं है पेरियोडिक। तो 2 अगर पेरियोडिक है तो इंडिविजुअल को चेक कीजिए कि ये भी पेरियोडिक अगर है और ये भी है, दोनों अगर इंडिविजुअली पेरियोडिक हैं तभी दोनों का सम पेरियोडिक होगा, यानी रिपीट करेगा। तो अगर हम चेक कर लिए कि हाँ भाई ये भी पेरियोडिक है ये भी है, तब दोनों पेरियोडिक होगा। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा बताइए। अगर एक भी नॉन पेरियोडिक निकला तो हम बोल देंगे कि इनका जो रिजल्ट है वो नॉन पेरियोडिक है, लेकिन दोनों पेरियोडिक हुए तो उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड निकालिए और इसका, और दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि साइन ओमेगा टी और टैन ओमेगा टी, तो ये टैन ओमेगा टी भी पेरियोडिक है और इसका पीरियड है पाई, क्योंकि ये ओमेगा टी का वैल्यू यानी एंगल का वैल्यू पाई जब होगा, पाई के बाद रिपीट करेगा, मतलब जो 30 डिग्री पे ये देगा रिजल्ट, 30 प्लस 180 पे वही रिजल्ट देगा। और ये भी पेरियोडिक है और इसका पीरियड है 2 पाई, यानी कि 2 पाई के बाद रिपीट होने लगता है साइन 30 का वैल्यू वही आएगा जो साइन 2 पाई प्लस 30 का आएगा। तो इन दोनों के सम से जो तैयार होगा मेरा फंक्शन, वो भी एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और उसका टाइम पीरियड होने वाला है इन दोनों के पीरियड का एलसीएम, यानी 2 पाई और पाई का एलसीएम जो कि आएगा 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद वो रिपीट करेगा, जो इन दोनों का सम आएगा वो। उसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में, देखिए यहाँ एक राम जी हैं और एक लक्ष्मण जी हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, छोटे उस समय है, राम जी और लक्ष्मण जी हैं। तो इनका जो है वो टाइम पीरियड 6 सेकेंड है। इन लोगों को ए और बी पॉइंट पे दौड़ना है, ये मेन पोजीशन है, ये दौड़ के इधर जाएंगे, फिर दौड़ के इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, ऐसे कंप्लीट करना है इन दोनों को ओसिलेशन। फिर लक्ष्मण जी को भी ऐसे जैसे करना है, मूव करना है। तो इनका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, यानी 4 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ आके फिर वहाँ आके फिर यहाँ आ जाएंगे, तब टाइम पीरियड बोलेंगे ना 1। फिर ये लक्ष्मण जी 6 सेकेंड में, नहीं लक्ष्मण जी तो 4 सेकेंड में किए, ये राम जी लिखे हुए हैं ना 6 सेकेंड। राम जी जो है यहाँ से ऐसे आएंगे और फिर इधर जाएंगे और फिर यहाँ आएंगे, और इतने वक्त में उनको कितना समय लग जाएगा, कितना समय लग जाएगा, इतने वक्त में इनको 6 सेकेंड लग गया। ठीक है भाई, 2 अलग अलग कलर ले लेते हैं, एक थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं हम, ये ग्रीन और रेड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रेड मतलब 6 सेकेंड वाले राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं। अभी जब दोनों आगे आ रहे होंगे ऐसे, तो एक साथ नहीं आगे आएंगे, चालू तो किए एक साथ, स्टार्ट तो किए एक साथ, लेकिन ये लक्ष्मण जी को 4 ही सेकेंड में पूरा करना है, इसलिए लक्ष्मण जी थोड़ा फास्ट चलेंगे और राम जी ऐसे स्लो चलेंगे। ये इधर जाने लगेंगे तब ये फिर इधर आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो इनका जो है वो कॉमन टाइम पीरियड निकालने का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग होगा कि पुनः इन लोग इसी मेन पोजीशन पे कब मिलेंगे, पुनः इन लोग कब मिलेंगे। क्योंकि देखिए लक्ष्मण जी तो आगे चले गए और राम जी पीछे पीछे जा रहे हैं ऐसे, लक्ष्मण जी आगे चले गए भाई आगे, अभी मुड़ के पीछे आने लगे। मिलने के लिए तो देखिए इधर ही मिल लेंगे, राम जी तो ऐसे आ रहे थे और लक्ष्मण जी देखिए मिल लिए इधर वापस जा रहे थे, तो मिलना नहीं है, जैसा इनिशियल पोजीशन था वैसे ही सिचुएशन पे आना है। यानी दोनों का चेहरा, ये जहाँ पे ये लगाते हैं हम लोग पॉकेट में फिक्स करने के लिए है, इस पे ध्यान दीजिए। ये सामने की तरफ है, ये फेस है, मान लीजिए ये भी फेस है और ये बैक साइड है पीछे का। तो शुरू में दोनों सामने फेस रखे थे ना, तो फिर से ऐसा ही फेस होने चाहिए, दोनों का फेस मेरी तरफ होना चाहिए, दोनों का। तो जब लक्ष्मण जी फास्ट चले, कम समय में चलना था, ऐसे ऐसे चले लक्ष्मण जी, और राम जी अभी चल ही रहे हैं, लेकिन ये लौटते वक्त उधर उधर उल्टा उल्टा नहीं, ऐसे 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 नहीं दौड़ना है, सीधा सीधा ऐसे दौड़ना है, फिर पीछे मुड़ के ऐसे दौड़ना है, फिर इधर मुड़ के ऐसे दौड़ना है ऐसे। तो लक्ष्मण जी आगे आगे चले, राम जी पीछे आए, तो लौट के जब लौटना होगा ना लक्ष्मण जी, तो अपना चेहरा घुमा लेंगे, ऐसे ऐसे टर्न हो जाएंगे,
तो जब लौटे तो मिले तो सही, लेकिन मिलते समय दोनों का फेस सामने सामने था, दोनों का फेस मेरी तरफ नहीं था, राम जी का फेस मेरी तरफ था, लक्ष्मण जी का अपोजिट था। तो इसको नहीं बोला जाएगा कि इनका कॉमन टाइम पीरियड आ गया। अभी इधर फिर होगा, इधर फिर ये लौट कर जाएंगे, इधर ये अपना चेहरा ऐसे कर लेंगे, उल्टा उल्टा कर लिए, फिर ये वापस आते समय ऐसा कर लिए, फिर से जब देखिए ये दोनों मिलेंगे, यहाँ फिर से जब मिल रहे हैं तो सामने सामने दोनों का फेस है, दोनों का फेस क्या है, सामने सामने। तो इसको भी मिलना नहीं बोला जाएगा कि मिल रहे हैं। फिर ये इधर आ जाएंगे इधर, और अब जब यहाँ पे आएंगे अभी इनको कहा जाएगा कि मिलना, दोनों का एक ही तरफ चेहरा हो जाना चाहिए। तो दोबारा कब दोनों का चेहरा एक साथ होगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 12। तो 12 सेकेंड पे दोनों सेम सिचुएशन में आ जाएंगे जैसा स्टार्ट किए थे दोनों, राइट। तो इन दोनों का कॉमन टाइम पीरियड इसी 12 को बोला जाएगा। सिर्फ कहाँ मिलेंगे उसको नहीं बोला जाएगा कॉमन टाइम पीरियड, सेम सिचुएशन में आने को बोला जाएगा कि टाइम पीरियड 12 सेकेंड के बाद आएंगे। आइए चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं ऐसा। देखिए ये एलसीएम 4 6 है। लक्ष्मण जी के बारे में देखते हैं कि 12 सेकेंड में कहाँ पहुँचेंगे। लक्ष्मण जी बताइए, यहाँ से चालू किए तो 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा इनका हो जाएगा, एक यहाँ तक आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। फिर से 4 सेकेंड, 12 सेकेंड मौका देंगे इनको, 2 ऑसिलेशन, 8 पूरा हो गया ना, 8 और 4 12, 4 सेकेंड और वापस यहाँ के 12 सेकेंड पे यहाँ आ गए। और उस समय राम जी का क्या हुआ होगा, देखिए अभी मेरी तरफ फेस किए हुए हैं लक्ष्मण जी। राम जी एक ही चक्कर लगाए होंगे 12 सेकेंड में, क्योंकि नहीं 2 चक्कर लगाए होंगे, इनका टाइम पीरियड 6 है। तो राम जी का ऐसा हुआ होगा 1 2, मतलब ये दूसरा चक्कर पूरा करके आएंगे और ये लक्ष्मण जी तीसरा चक्कर पूरा किए होंगे, माने ये 3 चक्कर पूरा कर लिए होंगे और ये 2 चक्कर, तब दोनों सामने फेस किए होंगे, सेम सिचुएशन में आए होंगे। यानी कि 12 सेकेंड के बाद पुनः 12 सेकेंड के बाद अंतराल में मिलते रहेंगे, हमेशा 12-12 सेकेंड के अंतराल में दोनों सेम सिचुएशन में आते रहेंगे। तो इनका कॉमन टाइम पीरियड को बोलेंगे कि 12 है। क्लियर हो गया। अब इधर आ जाइए, एक और एग्जाम्पल के साथ करते हैं। इस बार ये राम जी हैं 2 सेकेंड में पूरा कर रहे हैं चक्कर, और ये लक्ष्मण जी 12 सेकेंड में पूरा कर रहे हैं, ये 2 सेकेंड में और ये 12 सेकेंड में, राइट। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 12, इन दोनों का क्या होगा बताइए आप, एलसीएम निकालिए, 2 और 12 का एलसीएम 12, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। अब राम जी कौन थे, रेड से थे, रेड ऐसे है, और लक्ष्मण जी यहाँ पे है। इस बार लक्ष्मण जी का है 12 सेकेंड ना, और वो लेंथ से कोई मतलब नहीं है कि कितना लंबा रास्ता है और इनका कितना छोटा रास्ता है, उससे अलग अलग एम्पलीट्यूड हो सकता है, एम्पलीट्यूड कोई अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ, ये रूल यहाँ भी काम करेगा। तो दोनों का 12 सेकेंड आया, 12 सेकेंड देखिए 12 सेकेंड में इनका क्या हाल होगा, कहाँ जाएंगे ये, तो 2 सेकेंड में एक चक्कर, तो यहाँ से चालू किए तो ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, एक चक्कर हो गया 2 सेकेंड, फिर से 2 4 6 8 10 12, जैसा सिचुएशन था वैसा ही सिचुएशन में 12 आ गए हैं करके, मतलब ये 12 सेकेंड हो गया है, 6 ऑसिलेशन इनका कंप्लीट हुआ है। इनके बारे में देखते हैं, ये 12 सेकेंड में करते हैं तो इतना दूर जाके आएंगे तब ना एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो ये एक ही ऑसिलेशन किए और ये 6 ऑसिलेशन कर लिए, और दोनों देखिए सेम सिचुएशन में आ गए जैसा स्टार्टिंग में थे दोनों। तो इनको 12 सेकेंड लगा उसी पोजीशन में, उसी तरह फेस करता हुआ, मतलब सेम फेज बोलते हैं उसको, तो सेम फेज में इन लोग 12 सेकेंड के बाद आए, तो इनका कॉमन टाइम पीरियड बोला जाएगा कि 12 सेकेंड है। समझ गए अब ये दोनों। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें हमारा ये है कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम वाला कंडीशन है कि एक पेंडुलम जो है वो ज़्यादा लंबा लेंथ का है और दूसरा पेंडुलम थोड़ा छोटा लेंथ का है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना लंबा कितना छोटा है, लंबा वाला कुछ भी लेंथ का हो सकता है, 10 20 30 सेंटीमीटर मीटर, छोटा वाला कितना भी छोटा हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स रेशियो में ये नहीं है कि ये इसका आधा है या 1/4 है, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी एक छोटा है कोई भी एक बड़ा है। तो इन दोनों का टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, तो टाइम पीरियड आपको पता है 2π रूट बड़े वाले का बड़ा L/G और छोटे वाले का टाइम पीरियड 2π रूट स्मॉल L/G, ये दोनों का है टाइम पीरियड। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दोनों सेम से, जैसे ये दोनों का हुआ था
वैसा नहीं है, यहाँ जस्ट क्रॉस कराना है, जस्ट एक दूसरे को क्रॉस कराना है, सेम सिचुएशन में लाना नहीं है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि दोनों वापस सेम फेज में सिर्फ कब आ जाएंगे, सेम फेज में, या एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे। क्रॉस करने का सर क्या मतलब है, ऐसा देखिए मतलब है, जैसे ये कौन सा निकलेगा टाइम या क्या इसमें निकलेगा वो मैं बताता हूँ। जैसे ये 2 सेकेंड इनका था ना, तो ये आगे ऐसे जा रहे थे, ऐसे आगे जा रहे थे, आगे ऐसे जा रहे थे, और ये भी आगे ऐसे मूव कर रहे थे यहाँ। तो जब तक ये अपने रास्ते में उधर जा रहे होंगे, उधर उनको जाने में कितना टाइम लगेगा, 12 सेकेंड है ना, तो 3 चौके 12, 3 सेकेंड में उधर जाएंगे, 3 6 3 9 3 12, 3 सेकेंड उधर जा रहे होंगे वो अपने राइट एक्सट्रीम की तरफ। लेकिन ये जब तक लक्ष्मण जी 3 सेकेंड आगे जा रहे होंगे, राम जी देखिए क्या कर लेंगे, राम जी का 2 ही सेकेंड है, तो आधा सेकेंड में इधर और आधा सेकेंड में इधर, 1 सेकेंड और आधा 1.5 सेकेंड, फिर वापस 2 सेकेंड में वापस आ गए। तो 2 सेकेंड के बाद ये 2.5वें सेकेंड में आगे बढ़ रहे होंगे, जबकि ये लक्ष्मण जी आगे ऐसे जा रहे होंगे ऐसे, राइट। तो ये फिर ये जो राम जी हैं वो हो सकता है कि ये इधर हों और ये फिर पलटी मार के आएँ, तब तक ये लक्ष्मण जी मतलब आगे ही जाके पलटी मार के आ रहे हैं, तब तक राम जी हो सकता है 2-3 बार ऐसे घूम गए होंगे और सामने इनका सामना हो जाए, इधर से बीच में सामना हो जाए इनका, राइट। तो इनका सामना कब हो, बस वो हमको निकालना है कि कब दोनों मिल रहे हैं, कब मिलेंगे, ये इस बार सीखने जा रहे हैं। इसमें क्या सीखे थे हम लोग कि कितने समय के बाद वो सेम सिचुएशन में आ जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किए थे। लेकिन इस बार हम लोग ये निकालेंगे कि वो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो पता कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं हम लोग। तो राम जी का यहाँ मैं लिया कि 4 सेकेंड है टाइम पीरियड, कितना है 4 सेकेंड, और लक्ष्मण जी का मैं ले रहा हूँ 20 सेकेंड। तो राम जी 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा ऐसे कर लेंगे, तो इसका 1/4 क्या होगा, 4 सेकेंड का 1/4 क्या होता है, 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ आएंगे, लेकिन इनका 20 है, तो 20 को 4 पार्ट में बांटिए, 5-5 आ रहा है एक पार्ट, 5-5 सेकेंड का। तो ये 5 सेकेंड जब चले होंगे, 5 सेकेंड में कहाँ चले होंगे लक्ष्मण जी, यहाँ से चालू किए ना, तो 5 सेकेंड में इनको 1/4 करना है। तो देखिए 1/4 कर लिए, यहाँ से 5 सेकेंड इनका पूरा हो गया। अभी यहाँ पे कौन है भाई, लक्ष्मण जी यहाँ आ गए। राम जी का देखिएगा 5 सेकेंड में क्या होगा, वो 5 सेकेंड में राम जी अपना आगे आगे चलेंगे ना, ये राम जी एक चक्कर मार भी लिए होंगे, और तो 4 सेकेंड हो गया होगा, और 1 सेकेंड और मतलब यहाँ आए होंगे। तो अभी देखिए ये भी इधर जा रहे हैं और ये भी इधर जा रहे हैं, दोनों एक ही तरफ फेस किए हुए हैं। तो इनका फेज क्या बोला जाएगा, सेम फेज में बोला जाएगा। क्योंकि अगर इसका प्रोजेक्शन करें यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऐसे, तो ये एक्स प्रोजेक्शन भी आगे की तरफ जा रहा है, लक्ष्मण जी का भी प्रोजेक्शन इधर जा रहा है, राम जी का भी प्रोजेक्शन इधर ही जा रहा है। तो दोनों को बोला जाएगा कि दोनों सेम फेज में हैं, एक ही पोजीशन पे भी दोनों हैं, मतलब दोनों मीन पोजीशन, दोनों का प्रोजेक्शन मीन पोजीशन है और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इन दोनों को बोला जाए कि दोनों सेम फेज में हैं। तो सेम फेज में दोनों कब आ जाएंगे, सेम फेज में कब आ जाएंगे, सेम फेज में आने का मतलब है एक ही तरफ मूव करना, एक ही तरफ। इसमें सेम फेज का क्या मतलब हुआ सर, कि ये अगर राइट साइड में दौड़ रहे हैं तो ये भी राइट साइड में दौड़ रहे हों, ऐसा क्रॉसिंग, एक दूसरे को क्रॉस तो करें लेकिन दोनों राइट साइड में ही चलता हुआ क्रॉस करें एक दूसरे को, तो सेम फेज में बोला जाता है। तो सेम फेज में आने के लिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना कंप्लीट किया अपना, 1/4 कंप्लीट किया ऑसिलेशन। लक्ष्मण ने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया अपना, 1/4। पूरा ऑसिलेशन तो किए भी नहीं थे, बस यहीं पे थे। तो राम ने कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, तो एक करके और तब 1/4 किया, तो 1 + 1/4 किया ऑसिलेशन राम ने। तो दोनों में क्या रिलेशन हम लोग को दिख रहा है कि जो छोटा वाला पेंडुलम था, छोटे पेंडुलम का टाइम पीरियड भी क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका टाइम पीरियड कम था उसका, यानी कि कम लेंथ था, कम लेंथ वाले का एक ज़्यादा आ रहा है। इनका 1/4 कंप्लीट हुआ, जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा था, जिनका टाइम पीरियड ज़्यादा था उनका 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो जिसका टाइम पीरियड कम था उसका 1 + 1/4 कंप्लीट हुआ, सेम फेज में आने के लिए। एक और एग्जांपल लेकर करें, अगर हम एक और एग्जांपल चले लेते हैं, 12 मान लेते हैं, 12, कि लक्ष्मण जी का 12 सेकेंड था। तो 12 को 4 पार्ट में बांटिए,
तो 3 3 आ रहा है, 3 मतलब यहाँ से आने में 3 सेकेंड, 3 6, 3 9, 3 12, 3 3 सेकेंड में 1/4 पूरा करेंगे, राइट। तो अब ध्यान से देखिएगा, जब लक्ष्मण जी अपना 1/4 पूरा किए, मतलब यहाँ से आ गए यहाँ, तो इनका कितना समय लगा? 3 सेकेंड लगा, राइट। 4 × 3, 3 सेकेंड लगा। तो 3 सेकेंड में अभी यहाँ पे थे, लेकिन राम जी को 4 सेकेंड में एक चक्कर मार लेना है। तो राम जी यहाँ से घूम के यहाँ आ गए, एक चक्कर पूरा कर लिया अपना यहाँ तक। अब इनका 1 सेकेंड में एक पूरा होता है, तो 1 सेकेंड में ये यहाँ जाएंगे, 1 सेकेंड में कहाँ जाएंगे? यहाँ पे ये आएंगे। तो इनका हुआ 5 सेकेंड, तो इनको भी 5 सेकेंड मौका मिलेगा। तो ये 3 सेकेंड अभी मूव कर गए थे, कितना मूव कर गए थे बताइए? 3। तो 3 3 6 सेकेंड में कहाँ होंगे? ये यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। लक्ष्मण जी 3 सेकेंड में 1/4 जाते हैं, तो फिर से 3 सेकेंड में 1/4 और गए, मतलब यहाँ पे 6 सेकेंड में होंगे। लेकिन ये राम जी देखिए क्या करेंगे, 6 सेकेंड में 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लिए, और फिर से जब 2 सेकेंड होगा तो फिर से ये यहाँ आएंगे, यानी ये पुनः 6 सेकेंड में मिलने वाले हैं दोनों, क्योंकि 6 सेकेंड। लेकिन ध्यान रहे 6 सेकेंड में ये जो लक्ष्मण जी थे उनका आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। लक्ष्मण जी का इस बार कितना ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ? आधा। लेकिन राम जी का देखिएगा कितना कंप्लीट हुआ है, 4 सेकेंड में एक चक्कर और 2 सेकेंड और दिए तो आधा चक्कर, यानी 1.5, 1 + ½ यानी कि एक पूरा करके तब आधा किए। यानी क्या आपने देखा यहाँ पे कि जिसको ज़्यादा समय लग रहा है, वो अगर इसको n में बोल दूं, n ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो जिसको कम समय लग रहा था वो एक ऑसिलेशन ज़्यादा कंप्लीट किया सेम फेज में आने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि अगर टाइम पीरियड 2π√L/g है, जिसको ज़्यादा समय लग रहा है उसका टाइम पीरियड 2π√L/g है, तो उसने अगर n चक्कर पूरा किया है, n चक्कर, तो उसको कुल मिला के समय कितना लगा होगा यहाँ आने में? यहाँ आने में कितना समय लगा होगा? एक चक्कर का समय गुना n। अगर एक चक्कर का इनका समय है 4 सेकेंड, सपोज हम किसका कर रहे हैं, जिसका n मतलब n किसका आया था? इनका देखिए आया था, n आया था हाफ कौन किया था? जिसका ज़्यादा लेंथ था। तो कम लेंथ वाला एक ज़्यादा कर रहा है, तो ये ज़्यादा लेंथ वाला था हाफ, तो ज़्यादा लेंथ वाले का n चक्कर पूरा किए तो हाफ चक्कर, और एक चक्कर ज़्यादा लेंथ वाले का कितना था? 12, तो 12 से करेंगे तो 6, तो 6 सेकेंड आया। तो इधर कितना सेकेंड? इधर भी 6 सेकेंड आएगा, क्योंकि वहीं पे दोनों पोजीशन पे पहुंचे हैं ना, तो टाइम तो सेम रहेगा। तो इनके लिए 1 + ½ करेंगे, तो 1 + ½ 2 और 1 3/2 आया। और इनका एक चक्कर कितना था भाई? इनका एक चक्कर 4 था, तो गुना 4 कर दिए, तो 2 से कट गया, तो देखिए 6। इधर भी 6 सेकेंड आया, इधर भी 6 सेकेंड आया। यानी टाइम पीरियड इनटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, यानी जिसका ज़्यादा लेंथ रस्सी का लंबा है, तो लंबे रस्सी का जब n लिखेंगे और उसका टाइम पीरियड का प्रोडक्ट, तो जो छोटा रस्सी है उसका n + 1 ऑसिलेशन हो गया होगा, और उतने ऑसिलेशन होने में उसको समय लगा होगा n + 1 × 1 ऑसिलेशन का टाइम। तो इससे आप नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड में रिलेशन मिल जाएगा दोनों का। किसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम पीरियड? लंबे वाले रस्सी का नंबर ऑफ ऑसिलेशन इनटू टाइम पीरियड इक्वल होगा छोटे वाले रस्सी का नंबर ऑफ ऑसिलेशन +1 और टाइम पीरियड। और ये n अलग नहीं है, अगर इसका 2 ऑसिलेशन पूरा किया है तो इसका 3 एक ज़्यादा हो गया होगा। किसका ज़्यादा होगा? जिसको कम समय लगेगा करने में, यानी जिसका लेंथ कम होगा। तो यानी जिसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका n ऑसिलेशन, तो जिसको कम टाइम लग रहा है यानी कम लेंथ वाले का n + 1 ऑसिलेशन हो जाता है। तब जाकर उन लोग मिलते हैं एक जगह, या एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। या क्रॉस भी कैसे करना है? सामने से ऐसे क्रॉस करते हैं, हमने सेम फेज में रहते हुए, ऐसे नहीं, सेम फेज में रहते हुए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा आज के लेक्चर में? सबसे पहले हमने सीखा ऑसिलेशन के बारे में। तो ऑसिलेशन जरूरी नहीं है कि पेरियोडिक है, ऑल ऑसिलेटरी आर नॉट पेरियोडिक, टू एंड फ्रो होना चाहिए, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होना चाहिए, एक्सट्रीम पॉइंट बदल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसी दोनों पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करे।
फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होना ही चाहिए, ओसिलेटरी होना ही चाहिए, साथ ही साथ लगने वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के माइनस लगाकर प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी निगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो हम बोलेंगे कि एसएचएम है। फिर ऑल एसएचएम आर पीरियोडिक सही है, ऑल एसएचएम आर ओसिलेटरी ये भी सही है, लेकिन ऑल ओसिलेटरी आर नॉट एसएचएम, ऑल पीरियोडिक आर नॉट एसएचएम, इसका उल्टा सही नहीं है। फिर हमने सीखा कि दो वेव को अगर मैं ऐड कर रहा हूं या दो पीरियोडिक मोशन को ऐड कर रहा हूं तो उनका जो नेट आएगा रिजल्टेंट पीरियोडिक फंक्शन, उस फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा। फिर हमने देखा कि दो लोग एक जगह से स्टार्ट किए तो वापस वो दोनों कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद सेम सिचुएशन में आ जाएंगे, सेम पोजीशन पे, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे मिलान कितने इंटरवल के बाद होगा, तो वो भी दोनों के टाइम पीरियड का एलसीएम आया था। फिर हमने लास्ट में देखा कि ये जो रस्सी है, एक लंबा रस्सी है, छोटा रस्सी है, तो दोनों का टाइम पीरियड अगर हमको पता है, लंबे रस्सी का 2π रूट कैपिटल L/G, छोटे रस्सी का 2π रूट स्मॉल L/G, तो अगर लंबा वाला रस्सी n ओसिलेशन कंप्लीट किया है तो उतने ही समय में, जितना समय इसको मिला है उतने ही समय में छोटा वाला रस्सी एक ओसिलेशन ज़्यादा कंप्लीट कर लेता है। और कैसा सिचुएशन है, इसके लिए क्राइटेरिया है कि कब ये सिचुएशन अराइज होगा, जब दोनों सेम फेज में आएंगे। दोनों सेम फेज में जैसे ही आएंगे उस समय तक जो लंबा वाला का n ओसिलेशन होगा और छोटे वाले का एक ओसिलेशन ज़्यादा हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।